सब वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में ऑपरेशन की मुखालफत करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी सूरत ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। देखें, ये तो फैसला सबको आपस में बैठ के खुद ही करना है कि कैसे आगे होना है। नहीं, अमेरिका के एक अमेरिकन काबुल अमेरिका चाइना काबुल के डायरेक्ट मामला तय हो रहे हैं, और एक वहाँ पे यरगमाली को अभी उन्होंने अमेरिका से बात करके उसको रिहा भी कर दी है, जो वहाँ पे यरगमाली था। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि चाइना, अमेरिका, रशिया, बाकी जो मुल्क हमारे पड़ोस में हैं सारे, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात कैसे, कहीं हम मतलब ऑपरेशन की शक्ल के ऑपरेशन का वैसे लफ्ज़ मैंने भी सुना नहीं, उसमें तो आया था कि हर वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे होते हैं, एलामिया में जिक्र नहीं था ऑपरेशन का, ना ही जो वहाँ पर कोई किसी की तकरीर में बात सुनी गई है। जो आर्मी चीफ के वाले से भी था, वो सॉफ्ट स्टेट और उस तरह की बात थी, तो ऑपरेशन का लेकिन ये है कि ऑपरेशन तो चल ही रहे हैं ना हर वक्त, तो ऑपरेशन तो हो रहे हैं, तो वो तो सारे मुल्क में हर वक्त चल रहा होता है ना ऑपरेशन। अब वो किस शक्ल में होगा, क्या सख्त किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो अभी उसके ऊपर मुख्तलिफ बयान जा रही हैं, लेकिन देखते हैं कि फैसला क्या होता है अल्टीमेटली। मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था ना कि ये देखें, ये असद यहाँ से चले गए, बशारुल असद की हुकूमत ख़त्म हो गई, सीरिया को आप इस पूरे पजल में ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, यानी वहाँ देखें ना, हमास ने तल अवीव पे मिसाइल दाग दिए और हुतीज़ ने दाग दिए, और हुतीज़ को रोकेगा कोई नहीं। पहले ये था ना कि जॉर्डन ने रोक लिया, बाकी मुल्कों ने, अब इस वक्त कोई मुल्क रोकेगा नहीं हुतीज़ को, क्योंकि वो सीज़ फायर का ब्रीच वहाँ से हुआ है। बल्कि यहाँ तक बात हुई है कि इजिप्ट कह रहा है कि हम पुल आउट कर जाएंगे। ये 79 के मुआहदे से अंदर प्रेशर बहुत है, बहुत लोगों का प्रेशर है भाई। वहाँ रमज़ान के अंदर एक सीज़ फायर हो रहा था और बात थी कि जी इसको अच्छा, कतर जो है वो पहले ही वो कतर गेट में उन्होंने एशियन बित को डाल के, और कतर को एक अजीब सी पोजीशन, कतर तो अमन के लिए कोशिश कर रहा था। तो ये सिचुएशन हो रही है ख़राब, और इसको अगर हमास ने अपने हाथ में ले लिया, या हिजबुल्लाह ख़त्म नहीं हुई, ये ध्यान में रखें। हिजबुल्लाह अपनी जगह मौजूद है और अहमद शारा अपनी जगह मौजूद है। वो एक वाइल्ड कार्ड है कि अरब ममालिक बहुत से अगर ख़ुद बात नहीं कर पाएंगे तो अहमद शारा वहाँ से जो है ना वो मतलब उनको वो अहमद शारा पर आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए वो वहाँ पर इन्होंने दुरूज के ऊपर हाथ रखने की कोशिश की, नेतन्याहू ने, कि दुरूज हमारे साथ है, दुरूज पहले मिल के चले गए। तो ये सूरत हाल बड़ी ख़राब हो रही है, और ये मुझे नहीं पता कि ये देखें जहाँ पर भी ख़त्म होगा ना मामला, ये खाना जंगी की तरफ जाएगा मामला, लेकिन पहली खाना जंगी तो इसराइल में खुद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी तो वो तो बहुत ही अजीब सी सूरत हाल है ना। शिन बित लड़ रही है नेतन्याहू के साथ, नेतन्याहू ड्रैग कर रहा है उसको, प्रेसिडेंट ट्रंप को, और वो स्टीव विटकॉफ। ये अगर मामला ख़राब हो गया ये फ़लस्तीन का, तो यहाँ पर अभी तो है ना कि जो वहाँ से बेस ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ से बेसिस ख़त्म कर रहे हैं, फिर यहाँ सब जगहों से जाना पड़ेगा, यहाँ रुकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कई मुल्कों का दूसरे मुल्कों। ये इसको गज़ा से अगली जियो पॉलिटिक्स ने जन्म लेना है, वहाँ से तो लेना ही है जो भी है। वो ज़ाहिर यूरोप खुद समझ रहा है कि भाई आगे कैसे, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल क्रिएट होगी उसमें भी आगे देखना है कि आगे कैसे होगा, मामलात आगे कैसे चलेंगे। ये ध्यान में रखें कि वो हमें पता है कि जब ईरान पर अटैक होने वाला था तो रशियन बैठ गए थे वहाँ पे आके, और सऊदी अरेबिया। अच्छा, उसमें जो सूडान का जिक्र कर रहा हूँ ना बार बार, इस सूडान का मैं इसलिए कर रहा हूँ कि सूडान जो है वो इस पूरे पजल में, जैसे टर्की आ गया ना दरमियान में, टर्की बीच में है, टर्की जो है वो भी है, सीरिया भी है। आप इसको मशरिक़ वस्ता तक नहीं महदूद कर सकते, वेस्ट एशिया तक, तो टर्की से स्टार्ट होता है ना, टर्की तैयब अर्दगन जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर सीरिया आता है, फिर कतर आता है, फिर बहरीन, सारा खिता आता है पूरा। अच्छा, अब इशू ये है कि जो सूडान में है, सूडान में जो है वो आज जो उनकी अब्दुल फतह बुरहान है, उनकी फ़ौज खरतूम तक पहुँची, खरतूम के ऊपर लड़ाई हो रही है। वो खाना जंगी जो है उसमें अब इशू ये है कि वो अरब ममालिक जो हैं या बाकी मुसलमान ममालिक वो दो साइड्स पे हैं, मतलब एक अरब मुल्क एक तरफ है तो दूसरा अरब मुल्क जो आपको नज़र आ रहा है गज़ा पे तो सब इकट्ठे हैं ना, लेकिन सूडान पे वो आमने सामने है। कोई अब्दुल फतह बुरहान को सपोर्ट कर रहा है, कोई हमीती को सपोर्ट कर रहा है। वो मामला फैलते फैलते जो साउथ सूडान तक चला गया है। साउथ सूडान जो है वो दुनिया का यंगेस्ट मुल्क है, सबसे छोटी उम्र का मुल्क है, 2011 में वो बना है साउथ सूडान। 98% लोगों ने कहा हमने अलग होना है, रेफरेंडम हुआ, साउथ सूडान अलग हो गया। साउथ सूडान जो है ये सूडान की लड़ाई साउथ सूडान में फैल रही है। अच्छा, वहाँ पर भी अरब ममालिक भी हैं और आलमी पावर्स भी हैं, वो भी दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। कहीं चाइना है, कहीं EU है, कहीं अमेरिका है, कहीं जो है वो इथोपिया के किसी और जगह इंटरेस्ट हैं, अरब ममालिक की किसी और जगह इंटरेस्ट हैं, कोई काम डाउन करवाना चाह रहा है, जो काम डाउन करवाना चाहे उसकी बात नहीं चल रही। अब इसमें सऊदी अरेबिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सऊदी अरेबिया ये सूडान की क्राइसिस को भी ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहा है कि जो बरादर मुल्क हैं वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। पहले सऊदी अरेबिया ने पोजीशन ली थी, अब सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि मीडिएट करे, वहाँ पर मीडिएट करे। तो सऊदी अरेबिया वो रोल भी चाह रहा है
कि वो भी मीडिएशन हो वहाँ पर, क्योंकि वो भी अरब मुल्क है और वहाँ का जो टर्मोइल है वो इफेक्ट करेगा बरह रास्त। इस तरफ आप बिल्कुल जाते हैं तो सऊदी अरेबिया और इधर जाते हैं तो यमन है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सूडान की फ़ौज यमन में आ गई थी सऊदी अरेबिया के साथ लड़ने के लिए, तो सऊदी अरेबिया लेकिन उसके बाद चाह रहा है कि ये ख़त्म हो जो वहाँ पे खाना जंगी है। अच्छा, अब ये हाथ से अगर निकल गया ना मामला, अगर स्टीव विटकॉफ फार्मूला ये आगे बढ़ा और इसराइल ने अब अटैक ग्राउंड फोर्स उनके एंटर हो गई, वो तो कह रहे हैं जो होना है हो जाए, नेतन्याहू को पता है मैं तो बस के नीचे जाने से बेहतर है कि खुद ही जंग फैला दूं और सारा बेड़ा गर्क करके चला। लेकिन इशू ये है सारा कि उसमें जो बाकी फोर्सेज हैं अपनी जगह मौजूद हैं, यानी हुतीज़ के ऊपर अटैक्स हुए, हुती ने जवाब में ट्यूमन पे अटैक। खबर ये नहीं है कि हुतीज़ पे अमेरिका ने अटैक किया, खबर ये कि हुतीज़ ने जवाब में अटैक कर दिया अमेरिकन एयरक्राफ्ट पे। ये एक बड़ी अजीब सी बात है ना कि हुतीज़ उसमें नहीं आए। खबर ये नहीं है कि इसराइल ने अटैक कर दिया हुतीज़ पे, खबर ये है कि हुतीज़ ने बिन गैरियन पे अटैक कर दिया जवाबी। खबर ये नहीं है कि इसराइल ने जारियत शुरू कर दी गजा पे, खबर तो बहुत बड़ी है, भयानक खबर। खबर ये भी तो है कि हमास अभी तक लड़ने के काबिल है, हमास ने जवाब में तलवी पे गिरा दिए मिसाइल। इशू ये है सारा कि इसको या तो ये मामला अगले 24, 48, 72 घंटों में। अच्छा, अब मैंने पहले भी बात की थी बिट्रेयल की हिस्ट्री पुरानी, कोई किसी पे यकीन नहीं करता। मतलब है कि कोई किसी पे यकीन ही नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो पिछले चंद सालों में या महीनों में या इससे पहले जो कुछ, अभी आप देखें ना सीज फायर का क्या हाल हुआ है। ये दोनों सीज फायर वो पार्शल है या टोटल है, या उसमें किसको अटैक करना है किसको नहीं करना, वो कह रहे समझे टोटल सीज फायर हो गई, वो कह रहे पार्शल हुई है। वो उधर यूक्रेन की जंग बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, और यूरोप सोच रहा है बैठा हुआ, नेटो सोच रहा है क्या होगा। और इसमें एक बात आखिर में जाते जाते, यूरोप के बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो यूरोप आज कल में फैसला करेगा। एक उनके पास लेवरेज रहेगी है सिर्फ कि वो अपना रोल प्ले करे। $300 बिलियन रशिया के फ्रीज हैं यूरोप के बैंक्स में, 300 बिलियन। अच्छा, वो 300 बिलियन का प्रॉफिट जो आता था उसका जो वो तो दे रहे थे यूक्रेन की मदद को, लेकिन अगर वो सैंक्शंस हट जाती हैं तो या तो पैसा जाएगा रशिया के पास, सीधा पैसा रशिया के पास जाएगा, सीधा उनकी इकोनॉमी वो शूट करेगी, उनका तो पैसा सारा फ्रीज हुआ हुआ 300 बिलियन। ये यूरोप ने फैसला करना है, या वो पैसा यूक्रेन को कैसे देंगे इन हालात में कि यूक्रेन को दे सकते हैं, तो ये भी फैसला उन्होंने करना है कि वो 300 बिलियन जो फ्रीज हुआ है, अगर अमेरिका और बाकी मुल्क कहते हैं कि हम पाबंदियां हटा रहे हैं और मईशत खोल रहे हैं, तो कई मुल्क कह रहे हैं कि भाई तिजारत शुरू करो, रशिया को दो और तिजारत शुरू करो, दोबारा उनको पैसा देखे। लेकिन रशिया 300 बिलियन छोटा पैसा नहीं है, कम पैसा, ये वो पैसा है जो सैंक्शंस लगने के बाद फ्रीज हो गया था 2022 में। तो इशू ये है कि वो 300 बिलियन के ऊपर वो पड़ा हुआ सारा यूरोप के बैंकों में, उसी का प्रॉफिट था ना, वो निकाल के यूक्रेन की हेल्प कर रहे थे। तो अब यह सवाल यह है कि यूरोप ने बड़े फैसले करने हैं, मुल्कों ने बड़े फैसले करने हैं, रियासतों ने बड़े फैसले करने हैं, अपने फैसले खुद करने हैं। अगर आप किसी पे दूसरे पे डिपेंड करके करेंगे ना, यार ये मुल्क हमारे साथ था, ये उससे पूछा, उससे मशवरा किया, इस वक्त मुल्कों ने अपने फैसले खुद करने हैं। और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ज़ाहिर है आपके मुल्क बरादर मालिक जो साथ होते हैं किसी भी मुल्क के, उनको आप एतमाद में ज़रूर लेते हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएं ना कि अगर डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के बयान को वाइट हाउस रद्द कर रहा है और वो कह रहा है कि नहीं मोहम्मद यूनुस तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो मुझे बताएं कहाँ पे क्या स्टीव विटकॉफ अभी सीज़फायर करवा के गए और वो उसके बाद लड़ाई शुरू हो गई दोबारा। तो मामला ये है कि ये दुआ है हमारी कि वहाँ से कोई डबल स्पीक ना हो वाशिंगटन से, जिसके नतीजे में अच्छा वो लगा रहे हैं। फिर ट्रंप ने कह दिया, ट्रंप को बैठे बैठे फिर इंडिया याद आ गया। उन्होंने कहा 2 अप्रैल से लगेगा टैरिफ, 2 अप्रैल से टैरिफ लगेगा, स्टील पे लगेगा, इस पे लगेगा। वो टैरिफ इंडिया जो है वो अभी तक बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, खा पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो अजीब किस्म की बात कर देते हैं। वो फिर जनाब शुरू हो गया फिर वही कि अभी तो भाई दोस्ती यारी हुई थी, अभी तो सारे मामला हुए थे, उनके लोग मिले आके गए, और फिर ट्रंप ने कह दिया नहीं वो तो टैरिफ लगेगा इंडिया पे। दोस्ती अपनी जगह है, टैरिफ अपनी जगह। तो ये एक ऐसा टर्मोइल सा है पूरी दुनिया में कि उसमें देखना ये है कि हम बतौर रियासत अपने आप को किस तरह संभालते हैं। फ़रोई मामला से हट के 3-4 जो बातें मैं हमेशा रिपीट करता हूँ उस तरफ फोकस करें और आगे निकलें।